हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में एग्जाम 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से शिक्षण अभिवृत्ति वाले यूनिट से जिसको इंग्लिश में टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, 20/11/2021 शिफ्ट 1 में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेसिकली ये सीरीज में आपको चलाने वाला हूँ जो एग्जाम आपका 2023 में कंडक्ट होने वाला है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहाँ पर हम 2021 और 2022 में जो परीक्षाएं कंडक्ट हुई हैं, संपन्न कराई गई हैं, वहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग यूनिट से उनको मैं आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ। कुछ उसमें इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स जुड़े होंगे उस क्वेश्चन से रिलेटेड वो भी मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको हेल्प करने वाली हैं जो आगे परीक्षाएँ होने वाली हैं। और इसके साथ ही साथ बहुत पीछे जो परीक्षाएं कंडक्ट कराई गई हैं, चाहे 2004, 5, 6 मतलब बहुत पहले की, उनको अगर आप सॉल्व करते हो तो उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जितना कि आप 2020 के बाद के क्वेश्चन सॉल्व करें 21-22 इस तरीके से। तो इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आपके एग्जाम में पेपर 1 के लिए खास तौर पे। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि अध्यापन के किस स्तर में मुख्य जोर विचार और सूचना को ग्राह्य करने और उसके व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण पर होता है। तो शिक्षण के किस स्तर में जो है ये सारी चीजें होती हैं, ये आप सभी से पूछा जा रहा है इन चारों विकल्पों में से। तो इसके बारे में मैंने बहुत सारा आपको बताया है और जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ 2021 में, ये क्वेश्चन पेपर आपका ऊपर मैंने जैसा कि डेट आपको दिखाया था, तो 2021 का ये क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, बी है अंडरस्टैंडिंग लेवल या अवबोध स्तर, सी है रिफ्लेक्टिव लेवल यानी मनन स्तर, और यहाँ पर डी दिया गया है स्वायत्त विकास स्तर। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी लेवल या स्मृति स्तर। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि ये प्रारंभिक अवस्था में जो शिक्षण किया जाता है वो स्मृति स्तर का शिक्षण होता है। और ये छोटी क्लासरूम में या छोटी कक्षाओं में ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है जहाँ पर छात्र के दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाने का प्रयास किया जाता है, जो कॉन्सेप्ट है उसमें डालना, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का वो तर्क नहीं करता। बेसिकली फोकस यही रहता है कि वो जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसको अपने दिमाग में सेव करे और स्टेबल करने का प्रयास करे। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा और आपने राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कमेंट बॉक्स में बताया होगा। अब इस क्वेश्चन से जुड़े जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है उसको भी हम आगे देखते हैं कि इस डिटेल्स में सबसे पहले मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो ये शिक्षण के स्तर होते हैं वो 3 स्तर होते हैं। कई बार इनको आपने पढ़ा भी होगा और क्वेश्चन में मतलब पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे भी शब्दों को हेर फेर या घुमा फिरा के पूछा जाएगा कौन सा शिक्षण का स्तर है जिसमें ज्ञान को प्रत्यक्ष जो है दिमाग में बैठाने का काम किया जाता है। मतलब अलग अलग शब्दों को चेंज करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो वो स्मृति स्तर में सारा होता है, इंग्लिश में मेमोरी लेवल जिसको बोला जाता है। तो 3 स्तर पे शिक्षण होता है, एक तो स्मृति स्तर होता है, एक अवबोध स्तर और एक परावर्तन स्तर होता है। इसके बारे में मैंने बहुत कुछ आपको बताया। स्मृति स्तर एक तरीके से कह लीजिए बिना तर्क जो है विचार बहुत ज़्यादा नहीं करता है छात्र, उसमें दिमाग में ज्ञान बिठाया जाता है। अवबोध में उसके पास कुछ ज्ञान होता है, चीज़ों का बोध होने लगता है उसको, जैसे कि आपने अल्फ़ाबेट सिखा दिया किसी छात्र को, अब दोबारा से उनके सामने जैसे ए या अल्फ़ाबेट के कोई लेटर्स आते हैं, उनसे जुड़े जो सिंबल्स होते हैं या पिक्चर्स होते हैं तो वो उसको तुरंत समझ लेता है। फिर परावर्तन, जिसमें उसके पास ज्ञान भी हो गया, जैसे आपने डाल दिया दिमाग में, उसको बोध होने लगा, अब वो चिंतन करने लगता है उसके बारे में, कुछ नई चीज़ों के बारे में। तो आई होप कि ये तीनों आपको क्लियर हुआ। देखिए पहले पॉइंट में मैंने क्या बताया कि स्मृति स्तर यानी मेमोरी लेवल जो है ये शिक्षण का जो है प्रथम स्तर या कह लीजिए प्रथम अवस्था होता है। और इसके प्रवर्तक जो है हर्बर्ट महोदय हैं, ये आपको याद रखना है कि इसके प्रवर्तक कौन है, हर्बर्ट महोदय। और देखिए ये स्मृति स्तर विचारहीन प्रक्रिया, इसमें बहुत ज़्यादा छात्र के द्वारा विचार नहीं किया जाता है, बस ज्ञान जो है उसके दिमाग में जो है स्टेबल करने का प्रयास किया जाता है, सेव करने का प्रयास किया जाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आप देखते हैं ना, उनको तर्क बहुत नहीं करना है, उनकी जिज्ञासा बहुत सारी होती है लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारा ज्ञान होता नहीं है, तो वो जो है बिठाने का काम होता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा। दूसरा पॉइंट है कि इसमें तथ्यों तथा सूचनाओं को याद करना मुख्य लक्ष्य होता है और इस स्तर पर अध्यापक का उद्देश्य छात्रों की स्मृति का विकास करना, यानी कि छात्र की जो स्मृति है उसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास करना मुख्य लक्ष्य होता है शिक्षक का, ये याद रखना है। सूचनाओं को याद कराना, एक तरीके से कह लीजिए रटाना भी, दिमाग में बैठाना भी, और बेसिकली उनके दिमाग को डेवलप करना या उनकी स्मृति को बढ़ाना। फिर यहाँ पर नेक्स्ट है वह स्मृति की आवश्यक तत्वों में, जैसे कि जो स्मृति के जो आवश्यक तत्व हैं उसमें आपका अधिगम है यानी कि लर्निंग, धारण यानी कि रिटेंशन, अप्रत्यय स्मरण यानी कि जो रिकॉल आपका होता है, अभिज्ञान यानी रिकॉग्नाइजेशन के विकास के लिए विभिन्न रीतियों का प्रयोग यहाँ पर करता है। तो ये स्मृति के आवश्यक तत्व हैं, इसको भी आप याद रख सकते हैं। और बाकी ये टीचर आप देख रहे हैं
यहाँ पर बोर्ड पे ये पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ ये डिटेल्स आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुए होंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है। तो यहाँ पर देखिए मैं एक एक लाइन यहाँ कुछ पॉइंट्स बताते चलता हूँ क्या पूछा जा रहा था, कि क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आप उसका आंसर भी बड़ा इजीली दे पाओगे। तो सबसे पहले बोला जा रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है। जैसे ये नीचे आप देख पा रहे होंगे जिसमें आत्म क्षमता, नियोजन, संप्रेषण, नियंत्रण की संस्थिति और नमनीयता, ये सारा कुछ दिया गया है। और आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोधों के माध्यम से चिन्हित किया गया है। तो ये सारी चीजें शोध करने के बाद ये सारी चीजें बताई गई हैं, ठीक है, ऐसे ही नहीं बताया गया। और उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं और उनमें से कौन सी क्षमताएं व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं वो आपको चुनना है और बताने का प्रयास करना है। नीचे ये 4 विकल्प दिए गए हैं। आंसर अगर आपको पता चल जाता है तो कमेंट बॉक्स नीचे दिया होता है उसमें आप टाइप कर लीजिए, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। देखिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसका एक अलग प्रेशर होता है। जब आप टॉपिक पढ़ते हैं, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि आपने क्या पढ़ रखा है और क्या चीज़ें अभी छूट रही है, क्या हमें पढ़ना चाहिए। बाकी आप पढ़ते जा रहे हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आपको समय समय के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते रहना है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर जिसमें बी और डी दिया गया है। बी है आपका प्लानिंग यानी कि नियोजन और उसके बाद से डी है आपका कम्युनिकेटिंग यानी कि संप्रेषण। तो ये जो है व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं और ये व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, याद रखना है। अब इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो और भी बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा, आइए हम उन्हें देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले पॉइंट में मैंने क्या आपको बताया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक के व्यवहार को शिक्षक की व्यवहार क्षमता के रूप में जाना जाता है। तो याद रखना है कि जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक का व्यवहार होता है वही शिक्षक की व्यवहारिक क्षमता होती है। याद रखना है क्या होती है, वही शिक्षक की व्यवहारिक क्षमता होती है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, नीचे मैं आपको बताऊंगा। उसी में से एक नियोजन आपका है यानी कि प्लानिंग आप कह सकते हैं कि पहले से अगर चीजों को प्लान कर लिया जाए तो चीजें आसान होती हैं और वो बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हो जाए। जैसे आपको टूर ही कहीं ले जाना है, आप एज ए टीचर हैं तो पहले से आप प्लान करते हैं किस जगह पे जाना है, क्या क्या चीजें छात्रों को दिखाना है, कितने दिन में वहां से वापस लौट के आना है, किन किन साधनों का इस्तेमाल करना है, इस तरीके से। अब जैसे मान लीजिए क्लासरूम में कोई क्लास ही लेना है, कोई टॉपिक पढ़ाना है तो इस टॉपिक में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है, कौन कौन सा पॉइंट विशेष है जिस पे ज़्यादा जोर देना है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले से अगर चीज़ें प्लान रहती हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से होती हैं और उसका जो फीडबैक कर लीजिए आउटकम बहुत अच्छा आता है। तो यह सुनिश्चित करता है कि कक्षा में छात्रों का समय सार्थक हो। अगर पहले से ही प्लान है तो समय जो है पूरी तरीके से सार्थक होगा, एंगेजिंग होगा और उनके शिक्षक के रूप में वह सभी गतिविधियों को विशिष्ट शिक्षण उद्देश्यों के साथ भी जोड़ता है अगर पहले से प्लानिंग है, और दैनिक पाठों को सभी दीर्घकालिक इकाइयों के साथ जोड़ने का काम होता है। तो नियोजन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर व्यवहारिक क्षमता होती है एक शिक्षक के अंतर्गत। और फिर संप्रेषण की योग्यता, देखिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, अच्छे तरीके से आप बातचीत नहीं या संप्रेषण नहीं कर पा रहे तो आपके अंदर जो भी विचार हैं या आपके अंदर जो भी ज्ञान है वो कैसे आप सामने रख पाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति को संगठन के अंदर और बाहर के व्यक्तियों के लिए लिखित और मौखिक रूप में विचारों को स्पष्ट और प्रभावी ढंग से व्यक्त करने में सक्षम होना चाहिए। देखिए जो मैंने बातें बताई उसी को बस टेक्स्ट के रूप में यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो याद रखना है ये भी व्यवहारिक क्षमता के अंतर्गत आता है आपका संप्रेषण की योग्यता। बाकी और भी व्यवहारिक क्षमताएं हैं शिक्षक की, जैसे कि छात्रों के साथ अच्छी तरह से अंतःक्रिया करना यानी इंटरेक्शन, समस्या समाधान की जो क्षमता है, निर्णय लेने की, उत्पादकता और जिम्मेदारी लेने की। तो ये सारी जो है चीज़ें शिक्षक की व्यवहारिक क्षमताओं के अंतर्गत आती है। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। मुझे लग रहा था कि ये वीडियो 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन काफ़ी ज़्यादा टाइम यहाँ पे लग रहा है, डिटेल्स को बताने में लग रहा है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट करूँगा इसको। देखिए ये मैचिंग वाला आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर यूनिट में एक आध क्वेश्चन आपको मैचिंग वाले देखने को मिल जाएगा, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, रिसर्च एप्टीट्यूड हो, पीपल एंड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट हो गया, कम्युनिकेशन, ऐसे जितने भी यूनिट आपके हैं 10 यूनिट, उसमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए सूची 1 में शिक्षण की विधियां हैं, सूची 2 में प्रभावशीलता बढ़ाने की तकनीक। तो सिंपली आपको मैच करना है और नीचे दिए गए 4 विकल्प में आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो वीडियो को पॉज करेंगे तो आपके पास पर्याप्त समय है। मैं थोड़ा फास्ट वे में चल रहा हूं ताकि वीडियो लंबा ना हो, क्योंकि बहुत सारी शिकायतें भी आती है सर 5 क्वेश्चन है और इतना सारा समय लग गया।
अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले दिया गया आमने सामने की अंतःक्रियात्मक विधि, ये किसके साथ मैच हो जाएगी, तो ये आपका परिचर्चा विधि। जब आप किसी से डिस्कशन या परिचर्चा करते हैं तो उसमें आपका आमने सामने की स्थिति होती है, सामने कोई बैठा होता है, छात्र हो सकता है या कोई आपका साथ सहपाठी हो सकता है, इस तरीके से। तो सामने अंतःक्रियात्मक होता है या इंटरेक्शन होता है, ये परिचर्चा के साथ विमर्श जब आप करते हैं तो उसमें होता है। फिर बी है आपका मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि, जो है ये किसके साथ मैच हो जाएगा, ये मॉड्यूलर अनुदेशात्मक सामग्री होती है जिसमें मुक्त और दूरवर्ती अधिगम विधि का इस्तेमाल होता है। बाकी आपका सी है शिक्षण की वैयक्तिक विधि, तो ये जो है आपका अभिक्रमित अनुदेशन पैकेज के साथ मिल जाएगा। और लास्ट में है शिक्षण की ऑनलाइन विधि, तो ये आपका मिल जाएगा स्वयं मूक, और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर जो है आप शिक्षण की जो ऑनलाइन विधि है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो एक तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, स्वयं मूक्स पे जाकर आप किसी कोर्स में एनरोल होते हैं, जैसे कि किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाके कोर्स में आप एनरोल होते हैं। एडमिशन का प्रोसेस अलग अलग होता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी या प्राइवेट कॉलेज हो तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन आप ले सकते हैं। बाकी सरकारी कॉलेज या यूनिवर्सिटी होती है तो उनका एडमिशन का अपना प्रोसेस है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अब तो CUET इस तरीके से एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है NTA के द्वारा। तो कई सारे अपने प्रोसेस हैं। तो बाकी यहाँ पर याद रखने की ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है इस पर आप कोर्स में एनरोल होकर उस कोर्स को कर सकते हैं। वो कोर्स के द्वारा जो मिली हुई डिग्री होती है वो भी वैध होती है और मान्य होगी, आप उसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। तो सिंपली ऐसे मैच कर लेना है और उसके बाद से जो हमारा मैचिंग के अकॉर्डिंग राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। आप इसे मैच करके देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने क्या जो है इस कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताया वो भी आप ईमानदारी के साथ मेंशन करें। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4 और ये देखिए कथन वाला क्वेश्चन आपका आ ही गया। जैसे कि मैंने अभी बात करा कि इसी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए कथन पहले में पूछा जा रहा है कि उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत जो है तैयार किया जाता है। कथन दूसरा दिया गया कि वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण और परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण की माप करने के प्रयोजन से तैयार किए जाते हैं। अब उपरोक्त कथनों का आपको अवलोकन करना है, यानी दोनों कथन को समझना है। ऐसे प्रश्नों में ऐसे ही होता है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि फैक्ट तो डायरेक्ट दिया नहीं कि आपको ऐसे ट्रिक कर देना है। तो अवलोकन करिए, समझिए, फिर उसके बाद से इन चारों विकल्पों में से अपना राइट आंसर बताने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कथन पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। देखिए उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षणों को परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत जो है तैयार किया जाता है। तो याद रखना है कि उपलब्धि और अभिक्षमता के जो परीक्षण होते हैं वो जो छात्र होते हैं या परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी होते हैं उनके ज्ञान और उनकी क्षमता की ऊपरी सीमा का आकलन करने के लिए जो है दृष्टिगत रूप से तैयार किया जाता है। तो ये तो आपका पूरी तरीके से सही है। उसके बाद से कथन दूसरा भी सही है यहाँ पर, जिसकी वजह से ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पर मैंने इसलिए छोड़ दिया, नीचे इसके बारे में मैंने डिटेल भी मेंशन कर रखा है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको भी हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें सबसे पहले पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया कि जो उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण को जो है परीक्षार्थियों के ज्ञान और उनकी जो चीज़ें ऊपर मैंने अभी कथन जो था हमारा स्टेटमेंट वही सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन है। तो इसको मैंने इस तरीके से बता देता हूँ कि जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए उसकी कुछ उपलब्धि के रूप में अब उसने बहुत सारे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके फाइनल प्राइज जीत रखा है, बहुत सारे मेडल्स उसने जीत रखी है, उसकी अभिक्षमता बहुत ही अपर लेवल की है। तो जब ये परीक्षण किया जाता है तो उपलब्धि और अभिक्षमता का परीक्षण, तो इससे उस छात्र की या कोई जो व्यक्ति है उनकी क्षमता की जो ऊपरी सीमा है उसके बारे में पता चलता है। तो यहीं पर वही बात की गई है कि सीमा का आकलन करने के दृष्टिगत जो है इसको तैयार किया जाता है, जो उपलब्धि और अभिक्षमता परीक्षण होता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। फिर दोनों परीक्षण जो है छात्रों के संज्ञानात्मक एवं अवबोध स्तर का ज्ञान कराते हैं। तो ये जो दोनों परीक्षण है, उपलब्धि या अभिक्षमता परीक्षण, ये छात्रों के जो संज्ञानात्मक और अवबोध स्तर का ज्ञान है उसके बारे में बताते हैं, कराते हैं, किस प्रकार का उसे ज्ञान है। फिर उसके बाद से यहाँ पर आपका नेक्स्ट पॉइंट है कि यह परीक्षण मानकीकृत तथा अमानकीकृत दोनों प्रकार का होता है और वस्तुनिष्ठ व्यक्तित्व परीक्षण और परिक्षेपीय व्यक्तित्व परीक्षण और परीक्षार्थियों के विशिष्ट व्यवहार व गुण का माप करने के प्रयोजन से तैयार किया जाता है। तो ये भी पॉइंट आपका सही था जो दूसरा मैंने आपको बताया था। बाकी यह व्यक्तियों के गुण एवं व्यवहारों का उपयुक्त आकलन करने में पूरी तरीके से सक्षम है। जो उपलब्धि या अभिक्षमता परीक्षण है, व्यक्ति का गुण कैसा, उसका व्यवहार कैसा, उसके बारे में भी पता चलता है। इसके लिए जो है
रोसाइंक ब्लॉक टेस्ट भी है, फिर आपका TAT है, फिर SAT और उसके बाद भाटिया बैटरी परीक्षण, इसके जो है बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइएगा भाटिया बैटरी जो परीक्षण है इसमें किस प्रकार से उपलब्धि या अभिक्षमता का परीक्षण किया जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बहुत ज़्यादा कमेंट में बहुत सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि एक लाइन ही लिख सकते, 4-5 लाइनों में आप अपना आंसर दे सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। एग्जैक्ट ये 15 मिनट से ऊपर जा रहा है, क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूं तो टाइमर लगा देता हूं, तो ये वीडियो थोड़ा सा 15 मिनट से ज़्यादा टाइम यहाँ पर लगने वाला है। तो अभिकथन ए में बेसिकली अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। तो अभिकथन ए में दिया गया है कि शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है, बेहतर बनाता है और अपर लेवल तक बेसिकली कह लीजिए लेकर जाता है, बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फिर कारण दिया गया किसी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम परिस्थितियों में सुधार के साथ संयुक्त किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर बोला क्या गया कि किसी भी प्रभावी शिक्षण सहायता प्रणाली को अधिगम जो परिस्थितियां हैं उसके अनुसार सुधार के साथ जो है संयुक्त रूप में जाना चाहिए इस तरीके से। तो ये कारण आपका दिया गया, दोनों को आपको देखना है, समझना है, उसके बाद से आपको इसमें से राइट आंसर बताना है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की पूरी तरीके से व्याख्या भी यहाँ पर कर रहा है। तो अब इससे जुड़े जो डिटेल्स हैं उसको हम जान लेते हैं। अगर कोई देखिए डाउट या क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में निसंकोच आप पूछ सकते हैं। तो आइए हम इसके डिटेल्स को देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट है शिक्षण में आधुनिक और ICT आधारित सहायता प्रणाली का निहित प्रयोजन अधिगम परिणामों को इष्टतम बनाता है। जो स्टेटमेंट था वही सारा मेंशन है। तो ICT के अंतर्गत जो है आपका इंटरनेट है, टेलीफोन है, कंप्यूटर है और भी कई सारी चीज़ें आती हैं जो अधिगम की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है और जो सीखने का जो कह लीजिए स्तर होता है, ऊंचाई उस तक पहुंचने का बेसिकली ये प्रयास होता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा ये ICT आपका हेल्प करती है। यानी इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आपका है उसी के अंतर्गत मैंने यहाँ पर आपको बताया। कभी कभी फुल फॉर्म भी बहुत पहले की परीक्षाओं में पूछा गया था ICT का, तो अब तो ये कॉमन है, बहुत लोगों को इसका आंसर पता होगा, तो ये क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो रेडियो, इंटरनेट, टेलीफोन, कंप्यूटर आदि सभी ऑडियो वीडियो उपकरण आते हैं जो शिक्षा को प्रभावी बनाते हैं, जिसमें अधिगम परिस्थितियों में सुधार होता है। तो अभी हम ICT से पूरी तरीके से घिरे हुए हैं और जिसमें अभी आप जो वीडियो भी देख पा रहे होंगे यूट्यूब पे, कई सारे पेड कोर्सेज आपने ले रखे होंगे और भी कोई मनोरंजन के लिए जो वीडियो या और भी प्लेटफॉर्म्स कह लीजिए, साइट, सोशल मीडिया चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, वो सभी ICT का एक तरीके से भाग है, जिसमें इंफॉर्मेशन जो है इधर उधर स्प्रेड होता है टेक्नोलॉजी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है, अभिकथन तथा तर्क दोनों सत्य हैं और तर्क अभिकथन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, ये भी पॉइंट नीचे मेंशन हो गया। तो यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और पूरे टाइम यहाँ पर 17 मिनट जो है 45 सेकंड अभी हो रहा है, टाइमर मेरा चल रहा है। तो क्षमा चाहता हूँ कि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई। मैंने टारगेट रखा था कि 15 मिनट में इसको कंप्लीट करते हैं, लेकिन इतना फास्ट करने के बाद भी ये लेट हो गया। लेकिन नेक्स्ट जो वीडियो मैं इस सीरीज में आपको प्रोवाइड करूँगा, कोशिश करूँगा कि 15 मिनट के अंदर हो, ताकि वीडियो छोटा हो और देखने में आपको आसानी हो। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। वीडियो कहीं से भी अच्छा लगे तो आप लाइक करके इसे अप्रिसिएट कर सकते हैं, ताकि हम ऐसे ही कंटिन्यू सीरीज को आपको प्रोवाइड करते रहें और आपके जो लक्ष्य हैं उसको पूरा करने में हम जो थोड़ा बहुत ही श्रम कह लीजिए, हेल्प कह लीजिए, उसे कर पाएँ। बाकी आप मौका देना चाहें मदद करने की या हेल्प करने की तो वो भी आप दे सकते हैं, यानी कि लाइक अप्रिसिएट करके, ताकि हम इसे कंटिन्यूस कर सकें। बाकी शेयर कर सकते हैं आप उन दोस्तों को जिनको लगता है कि इससे हेल्प मिल सकती है। बाकी चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में ये बेल आइकन का बटन होता है, उसको आप प्रेस कर सकते हैं न्यू वीडियो की अपडेट्स को पाने के लिए। बाकी UGC से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होती हैं वो भी मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट आएंगी वो भी आपको समय के साथ ऑथेंटिक वे में मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा, और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ सारा कुछ ऑथेंटिक ही होता है। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।